बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको ऊपर बात करेंगे, वो है इफ़, एल्स, इफ़ और डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट या स्विच स्ट्रक्चर क्या होता है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये आप कोई सी भी सॉफ्टवेयर को, कोई सी भी वेबसाइट को अपने जहन में रखें तो आप नेविगेशन करते हैं, यानी एक पेज से दूसरे पेज में विज़िट करते हैं, दूसरे से पहले में विज़िट करते हैं। इसी तरह आप वेबसाइट हो या सॉफ्टवेयर हो, आप उसके सारे ऑप्शन का विज़िट करना चाह रहे होते हैं। आप एक पेज पर मौजूद हैं और एक पेज पर मौजूद जितने मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो आपको विज़िट करने होते हैं, उससे रिलेटेड काम करना होता है, तो वो आपको क्या कौन सा ऑप्शन है जो सपोर्ट करेगा। इसी तरह अगर आप पूरा मेन्यू देखें वेबसाइट का तो आपको होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्रोडक्ट पेज, सर्विसेज पेज और बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिनको आप विज़िट करते हैं तो वो एक नेविगेशन बार मुकम्मल हो जाती है, जिसे नेव बार भी कहते हैं। ठीक है, तो वो मेन्यू होता है, डिज़ाइन करते हैं आप, तो वो एक ऑप्शंस होती हैं कि कौन कौन यूज़र इस वक्त किस ऑप्शन को सेलेक्ट करे और उसके अगेंस्ट कौन सा काम करे। तो ये एक अप्रोच, बुनियादी अप्रोच जो है वो हमें स्विच स्टेटमेंट से मिलती है कि हम स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो सी एंड C++ और इस तरह से बहुत सारी जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं उनमें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और एडवांस लैंग्वेजेस में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, और इसके मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएं तो उसमें ये थोड़ा या ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन लाजमी होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना है, आज सीखना है, ताकि हमें ये पता चले कि स्विच स्टेटमेंट का क्या रोल है, स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका किस तरह से काम में लिया जा सकता है। तो इसको समझने से पहले हमें पहले पिछला हमारा जो टॉपिक चल रहा हुआ है उसको ज़रूर मैं कंटिन्यू करूँगा, एक ब्रीफ सा रिकैप दूँगा। हमारे ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर पर बात चल रही थी। कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या था, यानी हम जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं वहाँ जो स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो कंडीशन की बेस पे हम चला रहे होते हैं कि कंडीशन ये क्वालिफाई करेगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। किसी काम के करने या ना करने की वजह वो कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन क्वालिफाई कर गई तो फिर वो काम किया जाए या वो काम ना किया जाए। तो दरअसल इसे कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। और पीछे हमने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फिर इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट और फिर नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह एलेबोरेट किया, प्रोग्राम्स किए, प्रैक्टिकल लैब्स की और आपको सारा इसको सिखाया। आप लास्ट फ्यू लेक्चर्स को विज़िट कर लें, उन लेक्चर्स को वॉच करें और उस हवाले से भी हमें फ़ीडबैक दें। और इस लेक्चर को उसी कंटिन्यूएशन में हमने लिया कि आज के टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, एक सिंपल सा मेन्यू जनरेटर हम बनाना चाहते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन में जो मेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं या उसके मेन्यू को कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए जो बुनियादी टूल या कंस्ट्रक्ट या टेक्निक समझ लें जो इस्तेमाल हो रही होती है वो हमारी स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही होती है ज़्यादातर। अच्छा, अब हम यही काम इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं और यही काम स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क है, टेक्निकल फ़र्क क्या है, कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी है और उसके ऊपर बात करनी है। इसीलिए मैंने आपसे टाइम वेस्ट से बचने के लिए मैंने बहुत हद तक बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। हम उस बोर्ड के लिखे हुए को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, उसको बयान करते हैं ताकि हमें समझ आए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम आप एक मेन्यू डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और उस मेन्यू में हमारे पास 5 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर यूज़र ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है तो हम कोई सा रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, तो ये इसमें शामिल है ये चीज़ें सारी। अच्छा, अगर ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया जा रहा होता है तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, गेट करना चाह रहे हैं, रिट्रीव करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरह इसके मायनों में ले सकते हैं, डिस्प्ले के मायनों में। ठीक है, तो ये हम रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं व्हेन, जब यूज़र सेलेक्ट करे ऑप्शन क्या 2 ऑप्शन। इसी तरह ऑप्शन 3 अगर सेलेक्ट की जाएगी तो यूज़र चाहता है कि वो किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करे, अपडेट करे, उसको मतलब उसको चेंजेस करे, ऑल्टर करे। तो ये दरअसल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑप्शन 3 से
मतलब इजाज़त दी जा रही है कि ऑप्शन 3 सेलेक्ट करें, देन आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह ऑप्शन 4 है जी, अगर आप रिकॉर्ड को रिमूव करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वॉश आउट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस से या अपने स्टोरेज मतलब अरे से कुछ कोई भी आप जो आपने यूज़ किया हुआ है, तो फिर आप ऑप्शन 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्टली ये है कि आप इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे, आपने सारे ऑप्शन यूटिलाइज़ कर लिए हुए हैं, अब आप मज़ीद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और कोई वैल्यू गेट भी नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास 5 ऑप्शन है कि आप क्विट कर जाएं, अपनी एप्लीकेशन से एग्ज़िट कर जाएं, हट जाएं, चले जाएं, ऑफ़ कर जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस की बिना पर हैं। ऑप्शन 1 से 5 तक हमने रखा है ये मेन्यू जनरेट करने के लिए कि मेन्यू जो है हमें यूज़र को ये गाइडलाइन दे रहा है कि यूज़र के पास 5 ऑप्शन है। 1 करेंगे तो इंसर्ट करेंगे, 2 करेंगे तो डिस्प्ले करेंगे, 3 करेंगे तो अपडेट करेंगे, 4 करेंगे तो आप डिलीट करेंगे और 5 करेंगे तो एप्लीकेशन से क्विट कर जाएंगे। ये 5 ऑप्शन एज ए एग्ज़ाम्पल आप इसको समझ लें। इसी तरह बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अगर आप बिज़नेस एप्लीकेशंस की एग्ज़ाम्पल लें कि आप 1 करेंगे तो कस्टमर ऐड करना चाह रहे हैं, 2 करना चाह रहे हैं तो कस्टमर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, कस्टमर्स की लिस्ट 3 करना चाह रहे हैं तो किसी कस्टमर के रिकॉर्ड में तब्दीली करना चाह रहे हैं, 4 करना चाह रहे हैं तो किसी कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं और 5 करना चाह रहे हैं तो आप एप्लीकेशन से क्विट करना चाह रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में लें तो आप स्टूडेंट को ऐड करते हैं, स्टूडेंट को डिस्प्ले करते हैं, स्टूडेंट को अपडेट करते हैं, स्टूडेंट को डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आप कॉमर्स की साइट पे लें, किसी भी डोमेन में लें, आपको ये ऑप्शंस दरकार होते हैं। तो वहाँ बहुत हद तक काफ़ी हद तक हमें जो सपोर्ट मिलती है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ का या स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इन मल्टीपल ऑप्शंस को डील किया जा सके। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए मामला क्या है, मैंने यूज़ किया फ़िलहाल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर, तो मुझे क्या कबाहत है, क्या आसानियाँ हैं जो मैं इधर आकर के आपको बताऊँगा कि इसमें क्या मामला है। देखिए ये यूज़र से लेनी है एक चॉइस, एक ऑप्शन, तो इंट ऑप्शन ये मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ है और सी आउट एंटर योर ऑप्शन, और मैं एक मैसेज पॉपुलेट कर रहा हूँ, यूज़र को डिस्प्ले होगा क्या कि आप अपना ऑप्शन चॉइस करें, एंटर करें। ठीक है, अच्छा अब ये उसको पहले बेहतर ये है कि आप ये भी सी आउट करके रखें ताकि इधर ऊपर जो है एक मेन्यू उसे डिस्प्ले भी हो रहा हो कि मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस मामले में यहाँ या तो फिर एक स्टेटमेंट बढ़ाएँ, यहाँ लिखें फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, अब यहाँ इसको यूँ कर दें, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एंटर करने की जो गुंजाइश है या ऑप्शंस हैं वो 1 से लेकर 5 तक हैं। तो ये आप थोड़ा गाइड कर रहे हैं। अगर फर्दर मज़ीद बेहतर गाइड करना चाह रहे हैं तो आप ये पूरा मैनुअल जो आपने यहाँ एंटर किया है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस ऑप्शन के अगेंस्ट ये एक्टिविटी होगी, इस ऑप्शन के अगेंस्ट ये एक्टिविटी होगी, या ये सारी एक्टिविटीज़ आप ऑप्शन के अगेंस्ट चलाना चाह रहे हैं, इस सारे को सी आउट कर दें, डिस्प्ले कर दें अपने सॉफ्टवेयर में। जब सॉफ्टवेयर डिस्प्ले चल रहा होगा तो ये ऑप्शन भी दिख रही होंगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि यूज़र जब भी जो ऑप्शन भी यूटिलाइज़ करना चाहेगा एक पूरा मैनुअल रिकॉर्ड उसे मिल रहा होगा। बहरहाल तो ये हमें करना है। उसके बाद क्या जी सी इन करेंगे, ऑप्शन आ जाएंगी। अब इफ़ ऑप्शन इज़ इक्वल टू 1, अगर उसने जो ऑप्शन एंटर की है अगर ये कंडीशन क्वालिफाई करती है तो हम इस सेक्शन में आ जाएंगे। इस सेक्शन में आगे क्या करेंगे, हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़िलहाल एक मैसेज डिस्प्ले किया है। आप यहाँ इंसर्ट का पूरा कोड लिख सकते हैं कि आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डेटाबेस में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, किसी वेरिएबल किसी अरे लिस्ट में करना चाह रहे हैं, जहाँ भी आप इसको डाटा को इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ इधर कोड लिख दिया जाएगा मुकम्मल। अदरवाइज़ मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है इंसर्ट रिकॉर्ड, ये एक स्टेटमेंट आ रही है। फिर ये है जी एल्स इफ़, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन 2 चेक करो कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है क्या वो 2 तो नहीं है। अगर वो 2 है तो ऑप्शन उसको ये डिस्प्ले हो जाएगा, क्या बोला, डिस्प्ले रिकॉर्ड। इसी तरह अगर आप एल्स इफ़ में जाएंगे और ऑप्शन 3 के हवाले से कि अगर यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो अगर 3 है तो फिर यूज़र को डिस्प्ले मैसेज हो जाएगा अपडेट रिकॉर्ड। और अगर यूज़र ने ऑप्शन जो सिलेक्ट की है वो 4 है तो यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगा कि डिलीट रिकॉर्ड, कि वी आर गोइंग टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये सारा हो जाएगा। अगर यूज़र ने जो ऑप्शन एंटर की है वो 5 है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि एप्लीकेशन से एग्ज़िट कर रहे हैं, एग्ज़िट फ्रॉम एप्लीकेशन या क्विट फ्रॉम एप्लीकेशन का मैसेज आ जाएगा। अगर यूज़र गलती से या जान के इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो इन 1 से 5 में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता
तो उसे क्या गाइडलाइन मिलनी चाहिए। तो ये एल्स पोर्शन है। ये एल्स पोर्शन बताता है कि आपको ये हेल्प दी जाएगी कि यू हैव एंटर इन वैलिड ऑप्शन, या इधर आप मज़ीद स्टेटमेंट बढ़ा भी सकते हैं कि यू मस्ट एंटर फ्रॉम 1 to 5, तो आप 1 to 5 में से एंटर करें। यहाँ अपना मतलब स्टेटमेंट को क्लियर भी कर सकते हैं। इस तरह जो आपने लिखा है, इसमें लिखा है आपने इनवैलिड ऑप्शन, वो उसे नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या ऑप्शन एंटर करनी चाहिए। तो अगर आप पूरी स्टेटमेंट लिख दें इनवैलिड ऑप्शन यू मस्ट एंटर फ्रॉम 1 to 5, तो उसे समझ भी आ जाएगी कि मैं गलत एंटर कर रहा हूँ, मुझे जो एंटर करना है वो 1 से 5 तक में एंटर करना है। तो ये दरअसल आपके पास ये इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये हमने एंटर किया। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर मौजूद है स्विच स्टेटमेंट का। अब स्विच स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, ऑप्शन हमारे पास वही वेरिएबल है जो हमने यहाँ रखा था, यहाँ भी हमने ऑप्शन वेरिएबल रखा। उसी तरह जैसे यहाँ वैल्यू एंटर योर ऑप्शन, यहाँ भी एंटर योर ऑप्शन, जैसा कि यहाँ 1 to 5 है, इधर भी 1 to 5 लिख दें आप, ठीक है। अच्छा, और सी इन करा लें, यूज़र से वैल्यू इनपुट करा लें यहाँ वैल्यू। अब ये चेंजेस है वो कहाँ है भाई, देखें यहाँ लव सी स्विच लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक कंडीशन दी हुई है इफ़ ऑप्शन इज इक्वल टू 1। यहाँ स्विच लिखा हुआ है और इधर ऑप्शन इज इक्वल टू 1 है। यहाँ देखें स्विच के अंदर वो एक्सप्रेशन दी गई है, वो वेरिएबल दिया गया है जिसको मैच होना है, जिसको कंपेयर होना है, जिसको टेस्ट होना है, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ दी हुई है, देखें पहला केस दिया हुआ है केस 1। केस 1 से बिल्कुल उसी तरह मुराद लें जैसे ऑप्शन इज इक्वल टू 1 है। अगर यूज़र जो एंटर कर रहा है वो ऑप्शन क्या है, 1 है। केस 1 का मतलब भी यही है कि अगर यूज़र ने जो ऑप्शन एंटर की है वो क्या है, 1 है। इस कंडीशन के ट्रू होने में आप फ़ौरन इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, क्या भला, इंसर्ट रिकॉर्ड। फिर ब्रेक का कीवर्ड आएगा, ठीक है, और ब्रेक के कीवर्ड के बाद फिर केस 2 बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि हम ऑप्शन इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। ये देखें केस इज इक्वल टू 2, केस 2 है। कॉलन आएगा, याद रहे यहाँ कॉलन आ रहा है, मैंने इसलिए थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दिया हुआ है कि कॉलन आता होता है। केस 2 के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके बाद फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे। इसके बाद केस 3 का मतलब बिल्कुल इसी तरह है कि ऑप्शन इज इक्वल टू 3, अगर यूज़र ने एंटर की है वो 3 है, तो ये 3 वाला ऑप्शन है। तो इसके नतीजे में ये वाला रिकॉर्ड स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी कि अपडेट रिकॉर्ड। इसी तरह अगर ब्रेक स्टेटमेंट आएगी फिर ऑप्शन 4 बिल्कुल मुतबादिल है किसका, ऑप्शन इज इक्वल टू 4 का, जो आपने एल्स इफ में लिखा हुआ है। इसके नतीजे में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट लगाएंगे। अच्छा, फिर आपने केस 5 का मतलब ये है कि आपने अगर जो ऑप्शन में डिजिट 5 सेलेक्ट किए है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ऑप्शन इज इक्वल टू 5 है, तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन से क्विट करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट आ जाएगी एग्जिट ऐप, और फिर आप ब्रेक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब याद रहे कि हो सकता है यूज़र एंटर करते हुए यहाँ भी गलती करे, ना 1 दे, ना 2 दे, ना 3, ना 4, ना 5, इनमें से कोई भी वैल्यू ना दे, जान के या बूझ के वो ना दे या ना दे पाए या भूल जाए, तो उसे कोई स्टेटमेंट, कोई उसे गाइडलाइन दी जाए। तो वो मैंने डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ था एल्स का कीवर्ड, यहाँ है डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड। देखें यहाँ दिया हुआ स्टेटमेंट इनवैलिड ऑप्शन, यहाँ भी मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ इनवैलिड ऑप्शन, और यहाँ भी गाइड कर सकता हूँ यू मस्ट एंटर फ्रॉम 1 to 5, कि आप 1 to 5 के अंदर एंटर करें। तो आपने डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड से उसे गाइड कर दिया कि 1 से 5 में से अगर कोई भी वो एंटर नहीं कर पाता तो उसे हेल्प मिल जाएगी कि आपने गलत एंटर किया है, आपको ये वाला एंटर करना चाहिए। ये था थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का डिफरेंस इस एग्जाम्पल के तहत। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी के हवाले से कि कोड कम्प्लेक्सिटी क्या है। ये देख लें आपके सामने है कि कोड इफ़ ऑप्शन इज इक्वल टू 1 और सी आउट, फिर एल्स इफ़, और फिर इसी तरह ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ बिल्कुल सादा सा स्ट्रक्चर है, आपको स्विच स्टेटमेंट और ऑप्शन देना है केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, और डिफ़ॉल्ट करके यूँ से इसको पुटअप करना है। अब एग्जीक्यूशन टाइम की कम्प्लेक्सिटी क्या है, एग्जीक्यूट जब करेगा, देखें ये जब एग्जीक्यूट करेगा, ऑप्शन 1 अगर चेक करता है यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो 1 है, तो ये डिस्प्ले करा देगा इंसर्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के बाद यूज़र के पास ऑप्शन ही एक थी, उसने ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, वो 1 थी, उसने वो डिस्प्ले हो गया। अब उसका बाकी कंडीशन का चेक होना
नहीं बनता या उसे बाकी कंडीशन चेक नहीं करनी चाहिए। लेकिन एग्जीक्यूशन डिले ये है कि ये सॉफ्टवेयर चलेगा मुकम्मल और बाकी सारी कंडीशंस को 1 बाय 1 चेक करेगा। बाकी कंडीशन 2 लाख हों, 3 लाख हों, 3 हों, 4 हों, वो सारी एग्जीक्यूट होंगी और उससे जो है एग्जीक्यूशन टाइम जो है ज़्यादा लगेगा और ये जो है एग्जीक्यूशन टाइम से ऑटोमेटिकली एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर क्या किया जाए? कहते हैं इसका आसान हल ये कि आप इसके लिए मुतबादिल या स्विच स्टेटमेंट का इंतखाब करें। स्विच स्टेटमेंट में एक चीज़ का आप इजाफा कर देते होते हैं जो कि आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं कर रहे होते, यहाँ आप करते हैं। वो इसका इजाफा ऐसे करते हैं, वो ये है कि आप ब्रेक का कीवर्ड लगाते हैं। ब्रेक का कीवर्ड से क्या मुराद? दरअसल आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यूज़र ने ऑप्शन 1 सेलेक्ट की है तो उसके नतीजे में इंसर्ट रिकॉर्ड वाला मैसेज डिस्प्ले कर दो और साथ में ही इस पूरी कंडीशन से क्विट कर जाओ, इस पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाओ। मज़ीद आगे हमने कंडीशन चेक नहीं करनी है, ये मज़ीद आगे और केसेस को चेक नहीं करना। हमारा केसेस में से कोई एक ट्रू हो जाता है तो रिमेनिंग सारे केसेस को स्किप कर जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कीवर्ड। इसलिए देखें हर केस के बाद एक ब्रेक, हर केस के बाद एक ब्रेक, हर केस के बाद एक ब्रेक, एंड ऑफ द केस स्टेटमेंट जो बॉडी ऑफ द ब्रेक तो केस जो है वो ब्रेक का लिखा हुआ है। तो इसका हदफ ये था कि हम ज़रा चाह रहे थे कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं अगर वो पहली दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी स्किप हो जानी चाहिए और एग्जीक्यूशन में उसको कंट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, बार बार चेक नहीं होना चाहिए। तो ये दरअसल हदफ था, मकसद था इस स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने का। और ज़्यादातर स्विच स्टेटमेंट पर्पज़ यही होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शन, कोई मेन्यू जनरेशन, कोई नेविगेशन बार, कोई भी ऐसी चीज़ जनरेट बनाना चाह रहे होते हैं जो एप्लीकेशन में गाइडलाइन देते हैं, यूज़र को हेल्प करते हैं कि वो सारे पेजेस विज़िट करे, वो सारे ऑप्शंस को विज़िट करे। तो आप ये स्विच स्ट्रक्चर का इंतखाब करते हैं और यही ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही होती है। इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि इसमें हमने को कंट्रोल्ड अपने पर रखा होता है कि हम ब्रेक का कीवर्ड लगा करके बाकी ऑप्शंस को एग्जीक्यूट कराने से, टाइम वेस्टेज से, कंप्यूटेशन कॉस्ट से, कंप्यूटेशन टाइम से सेव करना चाह रहे होते हैं और एफिशिएंट स्मार्ट एप्लीकेशन बनाना चाह रहे होते हैं। इसीलिए ये स्विच स्टेटमेंट का इंतखाब करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट का क्या डिफरेंस है और इफ़ एल्स इफ़ की निस्बत हम स्विच स्टेटमेंट को क्यों अडॉप्ट करते हैं और उसका क्या बेनिफिट है वो हम सीखते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा।